गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हर एक दिन की तरह आज भी 13 मई 2020 यहाँ पे लिखा हुआ है। फिजिक्स क्लास 4 मतलब कि क्लास चौथा दिन फिजिक्स का चल रहा है। अब देखिए, 10 तारीख को क्लास चला था, 11 तारीख 12 तारीख को क्लास नहीं चला क्योंकि यहाँ पे बिजली उपलब्ध नहीं था आंधी आने की वजह से। तो हम लोग 11 तारीख और 12 तारीख को क्लास नहीं कर पाए, हमें भी दुख है। तो आगे बढ़ते हैं। आज 13 तारीख को क्वेश्चन नंबर 24 तक पिछला बार बताए होंगे फिजिक्स में। क्वेश्चन नंबर 25 अति लघु का क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे है और 25 हम लोग देखेंगे। देखिए, एक बात ढेर विद्यार्थी फ़ोन करके पूछ रहे थे कि सर रूटीन किस प्रकार से है, आप किस दिन किस विषय को पढ़ाते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैथ हर एक दिन पढ़ाई होगा और सोमवार मंगलवार बुधवार को 3 दिन फिजिक्स चलेगा मैथ के साथ साथ, और बृहस्पतिवार शुक्रवार और शनिवार को केमिस्ट्री चलेगा। तो 3 दिन फिजिक्स और 3 दिन केमिस्ट्री। और मैथ की जहाँ तक बात है प्रतिदिन चलेगा, इतवार को भी मैथ चलेगा। हाँ, कभी कभी इतवार को फिजिक्स भी चल सकता है, केमिस्ट्री भी चल सकता है, नहीं तो केवल मैथ भी चल सकता है। उस शनिवार को हम बता देंगे। मतलब रविवार को जो मन किए करे वो पढ़ाई होगा, कोई यहाँ पे लिमिट नहीं है कि किस विषय का पढ़ाई होगा। और अभी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का ही पढ़ाई चलेगा कम से कम 10 या 15 दिन। उसके बाद फिर हम आगे का रूटीन बताएंगे, विपिन सर कब पढ़ाएंगे कब नहीं पढ़ाएंगे, किस विषय को पढ़ाएंगे। तो चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पे लिखा हुआ है समतल दर्पण में आवर्धन m बराबर प्लस 1 का क्या अर्थ है। आप देखिए समझिए, समतल दर्पण मतलब प्लेन मिरर जो हम लोग उपयोग करते हैं घर में अपने चेहरा को देखने में, उसमें आवर्धन m बराबर +1 होता है। ये भी बात आप लोग समझ लें, समतल दर्पण में आवर्धन का मान हमेशा +1 होता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कभी भी, तो ये रट लें कि समतल दर्पण में आवर्धन का मान m बराबर +1 होता है और कुछ दूसरा नहीं होगा। समतल दर्पण की बात कर रहे हैं, अवतल उत्तल की यहाँ पे बात नहीं हो रहा है। समतल दर्पण में m बराबर +1। अब देखिए यहाँ पे m बराबर +1 का क्या अर्थ है, तो सीधा समझेंगे 1 का अर्थ यही है, 1 यही बताता है कि प्रतिबिंब का ऊंचाई वस्तु के ऊंचाई के बराबर होगा। मतलब यदि समतल दर्पण के सामने अगर 5 फीट लंबा कोई आदमी खड़ा हो तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी दर्पण में 5 फीट लंबा ही दिखाई देगा। अगर व्यक्ति 6 फीट लंबा रहे दर्पण के आगे तो दर्पण में उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी 6 फीट का ही बनेगा। तो यहाँ 1 पहले क्लियर हो गए हम लोग। 1 यही कहता है कि जितना लंबा वस्तु को रखते हैं दर्पण के आगे, जितना लंबा वस्तु रहेगा उतना ही लंबा दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा। यही समतल दर्पण में होता है। तो 1 का अर्थ यही था कि जितना लंबा वस्तु उतना ही लंबा प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस, प्लस का क्या मतलब है, प्लस क्या कहना चाहता है, तो देखिए प्लस यही कहता है कि जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा होगा वस्तु के अपेक्षा। फिर से समझिए, सीधा कहने का मतलब यही है कि अगर वस्तु का सर ऊपर की तरफ है तो प्रतिबिंब में भी सर ऊपर की तरफ ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगर कोई वस्तु, जैसे कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने खड़ा हो जाए और उसका पैर नीचे है सर ऊपर है तो प्रतिबिंब में भी पैर नीचे ही और सर को ऊपर ही दिखाएगा। मतलब जिस प्रकार से वस्तु खड़ा होता है, वस्तु रहता है दर्पण के आगे, उसी प्रकार से प्रतिबिंब भी बनता है। मतलब वस्तु के अपेक्षा जो प्रतिबिंब है सीधा बनता है। कुछ दर्पण ऐसे होते हैं जिसमें अगर वस्तु ऊपर की तरफ है, वस्तु अगर इस तरह से है तो प्रतिबिंब इस तरह से दिखाई देता है, सीधा उल्टा देता है। लेकिन यहाँ समतल दर्पण में ऐसा नहीं होता। समतल दर्पण में, समतल दर्पण के आगे आप इस तरह से वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब भी इसी तरह से दिखाई देगा, ऐसे उल्टा नहीं। तो प्लस यही बताता है कि प्रतिबिंब एकदम सीधा बनता है वस्तु के सापेक्ष। अब यही बात देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है कि वस्तु के प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है जो आभासी तथा वस्तु के अपेक्षा सीधा होता है। एक बात यहाँ भी समझना है, अगर
वस्तु जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब आभासी बन गया। यही बात यहाँ पे लिखा गया है, मतलब कि +1 का अर्थ हो गया प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष हाइट में बराबर बनता है और एकदम सीधा बनता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, एक गोलीय दर्पण जिसका वक्रता केंद्र C है पर एक किरण ACB आपतित होती है, यह किरण किस दिशा में परावर्तित होगी। तो आगे लिखेंगे, तब तक वीडियो को पॉज करके इतना लिख लेंगे, तब आगे लिखेंगे। तो अति लघु में क्वेश्चन नंबर जो 26 था उसका आंसर देखिए यहाँ ये होगा। एक गोलीय दर्पण की बात कर रहा था, हमने देखिए गोलीय दर्पण बना दिया। सर आपने अवतल दर्पण क्यों बनाया? तो आपका मर्जी, जो मन करे वो बनाइए। आप उत्तल दर्पण भी यहाँ पे बना सकते हैं। तो हमने अवतल दर्पण बनाया, कोई भी एक गोलीय दर्पण लेना था, हमने अवतल दर्पण को ले लिया। अवतल दर्पण में देखिए यहाँ पे ये ध्रुव है, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे C है। C कहने का मतलब यहाँ वक्रता केंद्र है। अब देखिए C वक्रता केंद्र है, ऐसा बात क्वेश्चन में भी आपको बोला है कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र C होना चाहिए। अब देखिए जब इधर से एक किरण जाती है, देखिए जा रही है किरण, इसका नाम है AC, और देखिए जाकर टकरा रही है B बिंदु के पास। B बिंदु के पास जाके ये किरण क्या कर रही है? टकरा रही है, इसलिए इसका नाम हो गया किरण ACB। अब बताइए अगर कोई गोलीय दर्पण में अगर वक्रता केंद्र से होकर कोई किरण जाती है, तो आप क्लास में पढ़ चुके हैं कि वह जो किरण है दर्पण से टकराने के बाद पुनः लौट जाती है उसी मार्ग से। अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग से लौट जाती है। और वही बात यहाँ पर भी होगा, ACB किरण यहाँ से जाकर वहाँ तो टकराएगी, लेकिन टकराने के बाद पुनः इसी रास्ता से पीछे की तरफ लौट जाएगी। तो इसका आंसर होगा उसी पथ से वापस, मतलब यही रास्ता से जाती है और यही रास्ता से लौट जाती है, उसी पथ से वापस लौट जाएगी, उसी पथ से वापस लौट जाएगी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 है, अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग बताएं। तो मेरे प्यारे प्यारे छात्रों, आपको दो ही नहीं बहुत सारा उपयोग बताया गया होगा अवतल दर्पण का, जिसमें मात्र दो लिखना था। हमने यहाँ पे दो लिख दिया है, हजामती दर्पण के रूप में, मतलब सैलून में, और सौर भट्टियों में। जब वैसा भट्टी जहाँ पे सूर्य के प्रकाश के उपयोग से, वहाँ पे सूर्य के प्रकाश का उपयोग किया जाता है, वैसे भट्टी में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। इसका आंसर हो गया हजामती दर्पण के रूप में और सौर भट्टियों में। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 27 अति लघु में 27 तक ही था। यहाँ पे हो गया आपका इंड, यहाँ पे END लिख दिया गया है। आपका अति लघु चैप्टर 1 का हो गया समाप्त। अब हम लोग चलेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ, लेकिन उससे पहले देखिए आप लोग के मन में हो सकता है एक सवाल आ रहा होगा कि सर हमारे किताब में तो क्वेश्चन 24 तक ही अति लघु दिया हुआ है। तो देखिए किताब जो है से बिल्कुल नया है और इसमें 27 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आपको इस 27 के 27 क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन को भी हमने बोर्ड पे इसीलिए लिखा है कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। हमने जिस प्रकार से 27 क्वेश्चन लिखने के बाद 27 क्वेश्चन का आंसर लिखा है, उसी प्रकार से आपको भी यहाँ पे 27 क्वेश्चन और 27 आंसर लिख लेना होगा। चलिए तो इतना लिखेंगे, आपका अति लघु उत्तरीय समाप्त हो गया है। वीडियो को पॉज कीजिए और इतना लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर, मतलब अब लघु उत्तरीय प्रश्न की बारी है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपका समाप्त हो गया है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में हम लोग देखिए क्या करेंगे, वैसे वैसे क्वेश्चन को ही बनाएंगे जो नहीं बताया गया हो क्लास में, मतलब जो पहले से नोट्स में हम नहीं बताए हैं, नहीं लिखवाए हैं, उसी क्वेश्चन का आंसर हम लोग
यहाँ पे लघु तरीय में लिखेंगे। देखिए अति लघु तरीय प्रश्न में जब भी अति लघु तरीय प्रश्न आएगा तो हम हर एक क्वेश्चन का आंसर बता देंगे, लेकिन लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दो ऐसे टाइप हैं जिसमें हम सब क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखवाएंगे। हम वैसे क्वेश्चन का आंसर ही लिखवाएंगे जो आपके नोट्स बुक में नहीं लिखवाया गया है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ऐसा क्वेश्चन है जो हो सकता है कि आपको परेशानी हो, आपको नोट्स बुक में नहीं लिखवाया गया हो या लिखवाया भी गया हो तो थोड़ा सा और समझने की आवश्यकता है। तो इसीलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पे लिखे हैं। देखिए लिखा हुआ है किस दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब बताइए, आप लोग तीनों प्रतिबिंब के बारे में आराम से पढ़ चुके हैं, किस प्रकार से बनते हैं उसमें प्रतिबिंब, ये भी आप पढ़ चुके हैं। लेकिन देखिए समझना बात यहाँ ये है कि बोल रहा है क्वेश्चन में कि केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनना चाहिए। तो देखिए हम लोग समतल दर्पण में पढ़े हैं कि केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। ध्यान रखें, काल्पनिक प्रतिबिंब का नाम ही आभासी प्रतिबिंब है। तो देखिए समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसलिए हमने समतल दर्पण आंसर लिखा है। और एक और ऐसा दर्पण है जैसे कि उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में भी आप लोग पढ़े होंगे कि जब भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, चाहे वस्तु कहीं भी स्थित हो, चाहे वस्तु का स्थिति कुछ भी हो, लेकिन अगर प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में भी बनता है तो हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनता है, मतलब कि काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में भी बनता है, समतल दर्पण में ही बनता है। तो ये दो दर्पण ऐसे हैं जिसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। अवतल दर्पण की जहाँ तक की बात की जाए तो अवतल दर्पण में कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो कभी आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसलिए यहाँ आंसर अवतल दर्पण हम लोग नहीं लिख सकते हैं। तो आंसर हो गया फाइनली उत्तल तथा समतल, यही दो दर्पण हैं जिसमें केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। यहाँ पे देखिए आंसर लिखा गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात है। 10 में लिखा गया है अवतल दर्पण में प्रमाणित करें कि f बराबर r/2। आंसर f बराबर r/2 को आप प्रमाणित करने चले हैं, ये तो फार्मूला भी आप नहीं लिखवाए हैं। नहीं, देखिए हम ये फार्मूला आपको लिखवा दिए हैं, आपको लिखवाए होंगे r बराबर 2 गुने f। ये फार्मूला दोनों एक ही फार्मूला है। इसको ही आप ऐसे भी लिख सकते हैं r, और 2 उधर गुना में है तो 2 आ जाएगा इधर भाग में, बराबर f। तो देखिए f बराबर r/2 बोलिए, चाहे r बराबर 2 गुने f बोलिए, बात बराबर है। तो इस फार्मूला को हमको सिद्ध कर देना है अवतल दर्पण में। तो सिद्ध करने के लिए थोड़ा बड़ा फिगर चाहिए, इसलिए पहले वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद 8 का आंसर लिख लेंगे, तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर लिखने का बात करेंगे। पहले इतना आंसर लिखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, हम तुरंत आगे बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका यहाँ पे सॉल्व किया गया है। हो सकता है आपको क्लास में भी सॉल्व करवाया गया हो, हमें याद नहीं है इसलिए दोबारा सॉल्व करवाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमने एक अवतल दर्पण लिया है, बगल के चित्र में देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण है, ठीक है। इसका नाम है M डैश। और देखिए दर्पण के जो मध्य में बिंदु है ध्रुव का नाम है P, और जो मुख्य अक्ष लिया गया है, मुख्य अक्ष का नाम आप लोग यहाँ पे जान ही रहे होंगे, मुख्य अक्ष का नाम होगा PC। इधर बिंदु C है, इधर बिंदु P है, मतलब ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा PC। लाइन का नाम है PC, मतलब मुख्य अक्ष का नाम है PC। अब देखिए इतना फिगर बनाने के बाद आप इस बात को लिखेंगे कि सिद्ध करना है गोलीय दर्पण के फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r के आधी होती है, मतलब कि f बराबर r/2, यही सिद्ध करना है। जो बात सिद्ध करना है उसको हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे लिख दिया। आप लोग भी यहाँ पे लिख लेंगे बगल में, चित्र के बगल में। लिखने के बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे आप लोग अपना कॉपी में, और यहाँ से फिर लिखना शुरू करेंगे बगल के चित्र में। देखिए जब आप कॉपी पे लिखेंगे इन सारी बातों को, तो जो फिगर है बगल में रहेगा आपका,
मतलब ये लिखावट के बगल में फिगर रहता है, इसलिए आप लोग सीधा सीधा समझ गए। इतना लिखने के बाद एक लाइन छोड़ना है और एक लाइन छोड़ने के बाद लिखना होगा बगल के चित्र में। यहाँ चित्र ऊपर है लेकिन बगल में आ जाएगा आपका कॉपी पे। बगल के चित्र में एम डैश एक अवतल दर्पण लिया। देखिए एम डैश ये अवतल दर्पण का नाम है, ऐसा हमने लिया है, जो लिया है उसी को लिख दिया है। आगे क्या किया, जिसका ध्रुव P, देखिए यहाँ पे ध्रुव P होगा, जिसका ध्रुव जो है से P है, ध्रुव P तथा मुख्य अक्ष PC है। देखिए PC जो है से मुख्य अक्ष है। जिन जिन सारे मतलब जो भी बात फिगर में लिखा है उन सारी बातों को हिंदी में भी यहाँ पे लिख दिया गया है। और देखिए आगे किस प्रकार से बढ़ेंगे, पहले तो अभी लिखा रहे फिर बनेगा, मतलब सिद्ध होगा F बराबर R/2। तो पहले इसको बताया गया है। तो पहले क्या कीजिए कि आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे और इतना सारी बात को उतार लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इतना लिखिए। फिर आगे देखिए क्या क्या लिखेंगे। आगे लिखेंगे AB एक आपतित किरण है, इस बात को लिखना है। और देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि AB देखिए आपतित किरण है, एक किरण जाके दर्पण से टकराएगी, जो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाते हुए दर्पण से B बिंदु पर टकराती है। बात समझिए, ये जो किरण है ये दर्पण पे जाके टकरा रही है, ये किरण, और किरण जाके जो दर्पण से टकराती है तो किस बिंदु पे टकराती है, B बिंदु, बिंदु है, बिंदु का नाम है B, ये B बिंदु पे टकरा रही है आपतित किरण। तो देखिए किरण का नाम हम बोलेंगे तो AB किरण जो है इसको आपतित किरण आप बोल सकते हैं। यहाँ पे बिंदु जो B है इसको आपतन बिंदु कहेंगे, क्योंकि B बिंदु पर ही आपतित किरण दर्पण से टकरा रही है। आपतित किरण B बिंदु पर टकरा रही है दर्पण से, इसलिए हो गया बिंदु B आपतन बिंदु। और सुनिए ये आपतित किरण है, B बिंदु आपतन बिंदु है। और देखिए जब आपतित किरण जाके दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद देखिए 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 इस रास्ता से होकर लौट जाती है। मतलब कि जो BF जो लाइन हो गया, ये लाइन हो गया, इसका नाम हम लोग बोल सकते हैं परावर्तित किरण। फिर से सुनिए, किरण AB को कहेंगे आपतित किरण, BF को बोलेंगे परावर्तित किरण और बिंदु B को बोलेंगे आपतन बिंदु। अब जरा सोचिए ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं कि जब मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण जाती है तो टकराने के बाद एक बिंदु से होकर लौटती है, इसलिए देखिए एक बिंदु से होकर लौट गई। अब बात क्लियर हो गई। अब देखिए आपतित किरण है, आपतन बिंदु है, ये परावर्तित किरण है। अब एक बात यहाँ समझना है, किसी भी गोलीय दर्पण में अगर हम किसी भी दर्पण के बिंदु से, चाहे आप B बिंदु की बात करें, चाहे दर्पण पर कोई और बिंदु ले लीजिए, S बिंदु की बात करें, कोई भी बिंदु अगर आप दर्पण पे ले लेते हैं तो अगर उस बिंदु से आप C को मिलाते हैं, देखिए C को मिला दिया, B बिंदु से C को मिला दिया, तो अगर आप किसी भी बिंदु से C को मिलाते हैं बशर्ते वो बिंदु दर्पण पे होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे B बिंदु दर्पण पे है और इसको C से मिला दिया, मैंने वक्रता केंद्र से मिला दिया, तो सीधा समझ लीजिए ये जो लाइन है इस लाइन का नाम हो गया अभिलंब। फिर से सुनिए, अगर कोई ऐसा दर्पण या अवतल दर्पण है और यहाँ पे बिंदु C है तो C से आप यहाँ पे P बिंदु को भी मिलाएंगे तो ये जो PC हो गया, PC अभिलंब कहलाएगा। चाहे आप इधर एक और बिंदु ले लीजिए, यहाँ पे M बिंदु ले लीजिए, यहाँ भी देखिए M से C को मिलाएंगे तो ये जो हो गया लाइन, इसको कहेंगे अभिलंब। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे कोई बिंदु H ले लीजिए, H से क्या कीजिए, H से आप मिलाएंगे C को, तो यहाँ से अगर यहाँ आप मिलाते हैं तो HC जो लाइन हो गया इसको भी हम लोग अभिलंब ही बोलेंगे। सीधा सीधा समझिए, किसी भी अगर
बोलिए दर्पण के किसी भी बिंदु से, बिंदु सतह पर होना चाहिए दर्पण के, अगर किसी भी बिंदु से C को मिला देते हैं तो ये जो लाइन है, ये लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, अभिलंब। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी जो ये लाइन है BC, ये हो गया अभिलंब। अब देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा से समझना है एक बात कि यहाँ जो कंडीशन बन रहा है इसमें क्या है, AB है आपतित किरण, बिंदु B है आपतन बिंदु, BF है परावर्तित किरण, और E जो हो गया, ये हो गया आपका अभिलंब। अब देखिए आगे चलते हैं, हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे हम बनाएंगे फिगर आप इसमें बनाते जाएंगे आगे। हम क्या करेंगे कि यहाँ देखिए ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो यहाँ कोण बनेगा इसको आपतन कोण कहते हैं। अब देखिए ये हो गया आपका आपतन कोण, इसको हम लोग I से सूचित कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये अभिलंब है, ये है परावर्तित किरण, तो यहाँ पे जो कोण हो गया, ये हो गया परावर्तन कोण, इसको हम लोग R से सूचित करेंगे। अब देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं परावर्तन के नियम में कि कभी भी किसी भी समय आपतन कोण, यहाँ पे जो I है, परावर्तन कोण यहाँ पे जो R है, दोनों क्या होंगे, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात यहाँ पे I R के बराबर होगा कोण के माप के मामले में, मतलब जितना बड़ा कोण E होगा उतना ही बड़ा कोण यहाँ पे E भी होगा। अगर यहाँ ही कोण हो गया 30 डिग्री का तो E भी हो जाएगा 30 डिग्री का। अगर ऊपर हो गया ये वाला कोण 50 डिग्री का तो ये भी हो जाएगा आपका 50 डिग्री का। ऊपर वाला कोण 60 डिग्री का तो ये भी 60 डिग्री का, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं परावर्तन के नियम में कि आपतन कोण हमेशा सर्वदा परावर्तन कोण के बराबर होता है माप में। तो यहाँ पे I R के बराबर होगा। तो पहले क्या करेंगे कि इतना बात को हिंदी में पहले जो लिखा हुआ है इसको लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे समझेंगे। अब आगे देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे परावर्तन के नियम से, जरा सोचिए परावर्तन के नियम से क्या हो जाएगा कि I बराबर हो जाएगा R। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि कोण ABC मतलब कि E वाला कोण बराबर है CBF ये वाला कोण के, ये वाला कोण के बराबर है। मतलब सीधा समझिए ये वाला कोण ये कोण के बराबर है, कहने का मतलब I बराबर है R के। ये तो आप लोग पढ़े ही हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। वही बात यहाँ पे देखिए, पहले ABC बराबर CBF लिखा गया था, फिर उसी को शॉर्ट में केवल I लिख दिया गया है। ABC की जगह पे I लिखा गया है, ABC ये वाला कोण को I लिख दिया गया है, और CBF ये वाला कोण जो है इसका नाम R लिख दिया गया है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि कोण I बराबर है कोण R। इस समीकरण हो गया आपका फर्स्ट। चलिए समीकरण फर्स्ट प्राप्त हो गया है, एक समीकरण और मिलेगा, उसके बाद हम लोग दोनों समीकरण को सम्मिलित करते हुए हम लोग सीधे जो करना था वहां तक पहुंचेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं, परंतु देखिए एक बात और है यहाँ पे कि कोण ABC बराबर है कोण BCF। इस फिगर में एक और बहुत बढ़िया बात यह है कि जो ABC मतलब कि कोण I बराबर है BCF मतलब ये वाला कोण के। चलिए समझते हैं I कोण इसके बराबर कैसे है। देखिए अगर I कोण इसके बराबर रहेगा तो ये I है तो इसको भी हम लोग I लिख देंगे, लेकिन पहले समझिए कि इसके बराबर ये कैसे है। अगर दोनों बराबर हैं तो ये कोण I है तो इसको भी I ही लिख देंगे। तो देखिए दोनों कोण किस प्रकार से बराबर है। देखिए इस फिगर को हम इधर छाप रहे हैं, AB मान लीजिए लाइन है, ये है A, यहाँ है B, और एक नीचे लाइन लिखा गया है CP।
सी पी। आप देखिए दोनों लाइन समानांतर है, प्रश्न में ही कह दिया गया है कि सी पी मतलब मुख्य अक्ष के समानांतर ए बी किरण है, मतलब ए बी समानांतर है सी पी के। ये बात पहले से ही क्लियर है प्रश्न में, तो ए बी समानांतर है सी पी के। अब आगे देखेंगे, यहाँ से एक इस प्रकार से तिरछा लाइन खींच दिया। अब बताइए इन दोनों रेखा को कहेंगे समानांतर रेखा, और जो इस बीच में इस तरह से खींचे हैं इसको हम तिर्यक रेखा बोलेंगे। अब आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे कि अगर दो समानांतर रेखा है और बीच में इस तरह से तिर्यक रेखा खींचा जाए तो ये वाला कोण और इधर में ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये नियम है, गुण है, आप समझ लीजिए। दो रेखा समानांतर है और तिर्यक रेखा खींचा जाता है तो ए वाला कोण ई कोण के बराबर होता है। अगर ये 40 डिग्री का होता है तो ये भी 40 डिग्री का ही होता है। अगर ये 50 डिग्री का होता है तो ये भी 50 डिग्री का ही होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि एकांतर है अंतःकोण, इसको हम बोल सकते हैं कि एकांतर अंतःकोण के कारण ऐसा होता है। तो यही बात यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं कि I बराबर ये वाला कोण के बराबर हो जाएगा। यहाँ अगर I है तो यहाँ भी I हो जाएगा। क्यों होगा? तो एकांतर कोण से, इतना भी आप लिख सकते हैं। ऐसे एकांतर अंतःकोण से भी लिख सकते हैं। तो देखिए ए बी सी ये वाला कोण ये कोण के बराबर है, ये बात यहाँ लिख दिया गया है। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए असली बात क्या है, अंत में देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि अर्थात त्रिभुज बी सी एफ त्रिभुज कहने का मतलब देखेंगे यहाँ पे कौन त्रिभुज के बात हो रहा है। बी सी एफ देख रहे हैं, बी सी एफ, फिर से देखिए बी सी एफ ए वाला त्रिभुज की बात हो रहा है। देख रहे होंगे आप लोग। ये त्रिभुज को देखिए बगल में छाप देते हैं हम इस प्रकार। इस प्रकार लगभग त्रिभुज का आकार है। यहाँ पे बी लिख दिया, यहाँ सी और यहाँ पे। अब देखिए यही त्रिभुज, जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है यही त्रिभुज को हमने यहाँ पे लिख दिया है। आप यहाँ भी समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए I बराबर है आर्क है, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ था I और यहाँ पे लिखा हुआ था R। और हम लोग समीकरण 1 में जान चुके हैं कि I R के बराबर है, अर्थात ई कोण के बराबर है। अब आप सोचिए अगर हम यहाँ I और R न लिख करके हम लोग लिखेंगे कि यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा कि 30 डिग्री ही है, क्योंकि हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि जितना कोण का माप यहाँ रहेगा उतना ही यहाँ रहेगा। अब देखेंगे त्रिभुज में दो कोण ऐसे हैं जिनका मान आपस में बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर दो कोण बराबर है तो ई कोण के सामने वाला ई भुजा और ई कोण के सामने वाला ई भुजा। अर्थात कहने का मतलब हुआ सी एफ और बी एफ दो भुजा जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं त्रिभुज बी एफ सी का, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ सी एफ बी एफ के बराबर होगा लंबाई में। तो अगर किसी त्रिभुज के दो भुजाएं जैसे कि यहाँ सी एफ और बी एफ दोनों आपस में बराबर हैं, तो किसी भी त्रिभुज के दो भुजाएं अगर आपस में बराबर होते हैं तो हम लोग कहते हैं कि त्रिभुज का नाम है समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं कि त्रिभुज बी सी एफ, मतलब बी सी एफ ये वाला जो त्रिभुज है इसमें जो दो भुजा हैं सी एफ और एफ बी, दोनों का माप आपस में क्या होगा? आपस में बराबर होगा। अब बताइए दोनों का माप आपस में बराबर है दोनों भुजाओं का, इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज बी सी एफ समद्विबाहु त्रिभुज है। और वही बात को फिर यहाँ लिख दिया गया है कि बी सी एफ समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका भुजा सी एफ तथा एफ बी आपस में बराबर है। सी एफ और एफ बी आपस में बराबर हैं क्योंकि सामने के कोण दोनों का बराबर है। तो इतना लिखेंगे, वीडियो को पॉज करके इतना लिख लेंगे, फिर आगे हम लोग समीकरण 2 की तरफ चलेंगे। इतना लिख लिया जाए।
अब देखेंगे आगे आगे क्या होगा कि यदि बिंदु P के बहुत ही निकट हो, अगर ऐसा हो जाए, ये फिगर आप लोग छाप चुके हैं ना, हम मिटा दे रहे हैं समझने के लिए, आपको समझाने के लिए। आप लोग पिछला वाला वीडियो जो चाहे बैक करके आप लोग इस फिगर को छाप सकते हैं। तो हम यहाँ पे मिटा रहे हैं, आप लोग फिगर को छाप लेंगे। तो यहाँ अगर देखिए, अगर क्या होता कि बी बिंदु इतना दर्पण में P से इतना ऊपर नहीं होता बी बिंदु, अगर बी बिंदु सरकते सरकते यहाँ आ जाता तो देखिए क्या होता। अगर बी बिंदु सरकते हुए यहाँ आ जाए, माने P के बहुत ही निकट आ जाए, तो क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे क्या होगा, देखेंगे। ऐसा हो जाता, क्या हो जाता कि अगर बिंदु B यहाँ पे होता तो फिगर इस प्रकार से एक हो जाता। मतलब कि जो यहाँ पहले F से B तक इस प्रकार से रेखाखंड खींचा गया था, F से B तक जो लाइन इस प्रकार से ऊपर खींचा गया था, तो ये लाइन ऊपर नहीं होता। अगर B सरकते हुए यहाँ आ जाता तो F से B को ऊपर नहीं, F से B को यहाँ पे हम लोग मिला देते। देखिए यहाँ पे B है, यहीं पे हम लोग मिला रहे हैं। B को अब ऊपर नहीं लिखा है, सरकाते हुए P के नजदीक ला दिया है। अब बताएं, इस फिगर में भी यही बात होता कि CF बराबर, अभी भी हम देखिए वही बात बोल रहे हैं, CF, देखिए CF बराबर था FB, तो अगर B नीचे आता तो ऐसा हो जाता, CF यहाँ से लेके यहाँ तक बराबर होता FB। अभी भी बात वही है, थोड़ा सा परिस्थिति बदला हुआ है। यहाँ भी CF बराबर है FB के। अब देखिए अगला लाइन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, CF बराबर FB नहीं, FB का बात अब छोड़ दीजिए, जो CF बराबर FB लिख रहे थे बार बार पहले, अब लिख सकते हैं CF के जगह पे CF, लेकिन FB के जगह पे आप ऐसे लिख सकते हैं, FB नहीं लिखिए, FP लिखिए, क्योंकि जितना लंबा लगभग FB है उतना ही लंबा लगभग FP भी है। तो हम लोग FB न लिख करके हम यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, FP। FB को हटाइए, FP को लिखिए, क्योंकि जितना लंबा FB है उतना ही लंबा FP है, लगभग लगभग की बात जहाँ तक की जाए। तो यही बात यहाँ लिखा गया है। देखिए आप नीचे वाला लाइन को यहाँ पे हमने लिख दिया है कि हम लिख सकते हैं CF बराबर FP, FB नहीं F। अब देखिए आगे क्या करेंगे, CF के जगह पे हमने क्या लिखा है, अब बताइए, जितना लंबाई है उतना ही लंबाई है, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, CF के जगह पे लिख सकते हैं कि CP बटा 2, मतलब जो CF है वो पूरा CP के अधिया है, आधा होगा ही। तो हम लोग पढ़े हैं कि यहाँ से यहाँ तक अगर 5 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 5 होता है। मेरा कहने का मतलब हुआ, अगर CP हो गया पूरा 5 और 5 10, तो CF देखिए 5 है, अर्थात हम कह सकते हैं कि CP अगर 10 है तो CF 5 होता है, मतलब CF CP का आधा होता है। वही बात यहाँ पे लिख दिया गया है कि इस प्रकार से लिख सकते हैं CF के जगह पे कि CP बटा 2, मतलब CP के अधिया करेंगे तो हमें CF प्राप्त हो जाएगा। CF के जगह पर देखिए लिख दिए हैं, CF के जगह पे लिख दिए हैं CP बटा 2, CP या PC आप लिख सकते हैं, PC बटा 2, और FP के जगह पर FP ही रहने दिया गया है। अब देखिए PC के जगह पर फिर क्या किया गया है, पूरा PC के जगह पे हम लोग जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या है, इसलिए PC के जगह पे बड़ा R लिख दिया गया है, बटा था बटा लिखा गया, 2 था नीचे 2 लिखा गया, और FP के जगह पे छोटा f लिखा गया है, मतलब कि F से लेके P तक की बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं,
फोकस दूरी कहते हैं। तो एफ से पी के बीच की दूरी को छोटा एफ लिख दिया गया है, एफ पी के जगह पे छोटा एफ लिखा गया है। अब देखिए यही बात को केवल पलट दिया गया है, एफ इधर लिख दिया गया है, आर बटा 2 को उधर लिख दिया गया है। यही आपको प्रूव करना था, यही आपका प्रूव हो गया। अब क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और लिखेंगे। अगर हो सकता है थोड़ा सा त्रुटि हुआ हो, कभी समझ में एक आध समय आपको नहीं आया हो, तो आपके पास वीडियो है, आप पीछे करके बार बार देख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। तो पॉज करेंगे और पॉज करके वीडियो को लिख लेंगे इतना सा।